आप सभी का मेरे YouTube चैनल द वर्ल्ड फायर में स्वागत है। आज हम लोग इंडिया के आयरन मैन की बात करेंगे। कौन था इंडिया का आयरन मैन और कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ भारत को ही समर्पित की। नहीं, हॉलीवुड के ये टोनी स्टार्क वाले भैया नहीं, भारत के आयरन मैन, यानी जिसने भारत को आज़ादी दिलाई और साथ ही आज़ादी के बाद भारत को एकजुट करने का संकल्प किया। वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, द ओनली आयरन मैन ऑफ इंडिया। जब एक लंबे समय के बाद भारत को आज़ादी मिलने वाली थी तो ये कोई खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि जो आज़ादी 200 साल बाद मिलने जा रही थी उसकी कीमत सिर्फ कौड़ियों के दाम रह जाती। कैसे? उन दिनों भारत छोटे बड़े 562 रियासतों में बटा हुआ था। सोचिए क्या होता आज अगर गुजरात एक देश होता या जैसलमेर लखनऊ एक देश होते तो हमें यहाँ जाने में पासपोर्ट और वीज़ा लेना पड़ता। पर एक वीर साहसी पुत्र ने ये प्रतिज्ञा उठाई और अपनी राजनीतिक सूझबूझ से किसी को समझाकर नहीं तो थोड़ी सख्ती से एकजुट किया और बनाया एक आज़ाद अखंड हिंदुस्तान। और वही है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई बहुत साहसी और आत्मविश्वासी थे। वो अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करके गुजरात वापस आए थे और कुछ समय बाद ही वे सक्सेसफुल बैरिस्टर बन गए। जब वो कोट पहनते थे तो वो बिल्कुल ब्रिटिश ऑफिसर के जैसे दिखते थे। सरदार बहुत साहसी थे, उसका उदाहरण मिलता है जब वो एक बार बोरसत में एक केस लड़ रहे थे। उसी के बीच में उनको एक टेलीग्राम मिला। उन्होंने उसे पढ़ा और रख दिया और फिर अपने केस में लग गए। उन्होंने केस लड़ा और जीता भी। बाद में पता चला उस टेलीग्राम में उनकी पत्नी के निधन का संदेश था। फिर भी वो एक सेकंड के लिए भी डिस्टर्ब नहीं हुए, वो अपने केस में लगे रहे। 1917 में वो गांधी जी से मिले। वो उनसे और उनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए और वे धीरे धीरे सत्याग्रह आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्होंने अपनी बैरिस्टर की पोस्ट को भी छोड़ दिया। 1924 से 1928 तक वे अहमदाबाद के मेयर बने। जब 1928 में अहमदाबाद के किसानों से ब्रिटिश सरकार ने बहुत अधिक कर में डाल दिया था, उस समय वल्लभ भाई ने 80,000 किसानों के साथ बारडोली में सत्याग्रह किया और वो बारडोली सत्याग्रह कहलाया। उन्होंने कहा, भाई और बहनों, हम लोग ब्रिटिश सरकार का एक भी लगान नहीं भरेंगे। और लास्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी बातें माननी पड़ी और वहाँ के किसानों ने वल्लभ भाई को सरदार वल्लभ भाई की उपाधि दी। सरदार अब गांधी जी के साथ मिलके सभी आंदोलनों में साथ आने लगे, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह, बोरसत सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। 1929 में भारत ने पूर्ण स्वराज की मांग की और तभी से सरदार अधिकतर जेल जाने लगे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट दुनिया का लार्जेस्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बन गया और सरदार वल्लभ भाई ने उनका संबोधन किया और कहा, अब भारत किसी भी कीमत पर किसी की भी गुलामी नहीं करेगा। आखिरकार अंग्रेज़ी हुकूमत हारी और आज़ाद भारत के आसमान में भारत का झंडा फहराया। 15 अगस्त 1947 को 200 साल की लंबी गुलामी से भारत आज़ाद तो हुआ, पर एक दर्दनाक बंटवारे की कीमत पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। जैसा कि मैंने कहा, एक तरफ बिखरी हुई रियासतों को हिंदुस्तान में जोड़ने की रणनीति का भार और दूसरी तरफ देश के पहले गृह मंत्री होने की जिम्मेदारी भी थी और साथ ही सेना और पुलिस का नया कार्यभार और इन सब के बीच में खुद का बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य। आज कोई कहे कि हमने पार्लियामेंट तो बनाई, आजादी पाली, लेकिन ये पार्लियामेंट तो बच्चा है।
और हम केवल परदेशियों की नकल करना नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट। तो हमें हिंदुस्तान के ढंग के अनुसार जो पार्लियामेंट बनानी हो, पैदा करनी हो, तो केवल उसी के पर नजर रख के हमें चलना। गांधी जी के साथ ब्रिटिश रूलर को भी लगता था कि सरदार पटेल एक नेचुरल लीडर हैं जिसको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, और शायद पूरा देश भी यही चाहता था कि आज़ाद भारत के वो पहले प्रधानमंत्री बने। पर अफसोस वैसा कभी हो ना सका। सरदार पटेल ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आज़ाद भारत में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज को नई राह पे लाने का भी काम किया, जो कि अस्मरणीय है। सरदार पटेल की मेहनत और लगन की वजह से ही आज उन्हें आज़ाद भारत का फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज भी कहा जाता है। जब वे गुजरात के रीस्टैब्लिशमेंट का काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त और बर्बाद कर दिया था। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे उसे फिर से रीस्टैब्लिश करेंगे और एक भव्य और आकर्षक मंदिर बनाए। सरदार पटेल की इन्हीं मेहनत और लगन की वजह से आज गुजरात का सोमनाथ मंदिर इतना भव्य और आकर्षक है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उनकी पारदर्शिता की वजह से ही आज भारत इतना प्रगति कर रहा है। जिसने भारत को आज़ादी दिलाई, भारत को एकजुट किया और साथ ही जिसने एक सभ्य और लोकतांत्रिक राज्य दिया। 15 दिसंबर 1950 को एक महानायक, एक महान राजनीतिज्ञ, हमारे लौह पुरुष का निधन हो गया। उस दिन पूरा भारत देश उमड़ा था सरदार को श्रद्धांजलि देने। और हो भी क्यों ना, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उसे एकत्र किया और फिर देश को निरंतर आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाया। ये देश सरदार का ऋणी रहेगा। तो भारत देश जैसे मानो आज़ाद पंछी की तरह उड़ने लगा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अफसोस कि अखंड भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम ऋण चुका नहीं पाए। एक महान नेता बस किताबों के निबंध में और सरकारी छुट्टियों में ही रह गए। बस आज ना सरदार हैं ना बाबूजी हैं, तो बस उनकी सिर्फ यादें ही। पर नसीब से नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने और उन्होंने विश्व में किसी लीडर को कभी ना दी गई हो ऐसी भव्य श्रद्धांजलि दिया। सरदार पटेल का विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे भव्य और सबसे शानदार स्मारक बनाया। जितनी विराट सरदार की प्रतिभा, उतना ही विराट सरदार की प्रतिमा। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।